जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। आज हम किसी भी केस को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक ऐसी बात को डिस्कस करेंगे जो बार बार सवाल पूछा जाता है कि आखिर मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस महिलाओं की वसूली है, मेंटेनेंस महिलाओं की मासिक आय है, मेंटेनेंस उनका दिया हुआ पुरुषों पर कर्ज है जो कि उन्हें वापस मिलना ही चाहिए और न्यायालय उसमें उनका सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस का कानून बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, मतलब जहाँ वैवाहिक जीवन में कहीं भी कोई भी तालमेल गड़बड़ हो, तो चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, वह अपने जीवन को चलाने के लिए अपने दूसरे पार्टनर से उचित मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, मतलब उचित जीविका के साधन की मांग कर सकता है या कर सकती है। मतलब मेंटेनेंस पति पत्नी से भी ले सकता है और पत्नी पति से भी ले सकती है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का कानून बनाने का उद्देश्य बहुत सही था, लेकिन मेंटेनेंस को दिशा हमने और आपने मिलकर कहीं कुछ ऐसी दे दी है कि जहां वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी लगने लगी है कि मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ वसूली का एकमात्र साधन है, या ये कहें कि मेंटेनेंस महिला के लिए मासिक आय का साधन बन गई है कि हम विवाह करेंगे, अपनी मनमर्जी से रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे और हम हमारे परिवार वाले मतलब पति या ससुराल वाले आपको अपनी मनमर्जी नहीं करने देंगे, तो वहीं आप तलाक की मांग करोगे, आरोप लगाओगे और मेंटेनेंस की मांग करोगे, अपने पीहर में आकर रहोगे या सेपरेट रहोगे, आपको अपनी मासिक आय मिलना तय है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी वास्तविकता बन गई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में आज भी जो महिलाएं शोषित हो रही हैं वो आवाज़ नहीं उठा रही, या उठाती हैं तो जो गलत महिलाओं के कारण उनकी आवाज़ दबा दी जाती है या उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो हम इस बात को झुटला नहीं सकते, और ये बात ध्यान में रखना कि हम सब महिलाओं की बात नहीं कर रहे। नहीं तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देना शुरू कर देते हो कि मैडम आप महिला होकर महिलाओं के पक्ष में नहीं बोल रही, महिलाओं के विपक्ष में बोल रही हो, या आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता पर बात करती हूँ, और यहाँ पर ना ही महिला ना ही पुरुष जो सही है आज की स्थिति में, मैं उस पर बात करती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस का कानून बनाया बहुत अच्छे उद्देश्य से गया था, लेकिन धीरे धीरे कर कर इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और मेंटेनेंस के केस में बिल्कुल इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, क्योंकि आज से हम पहले के समय की बात करें तो जहां महिलाओं के साथ सच में वास्तविकता में बहुत ज़्यादा शोषण होता था, कि जहां पर दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, इन बातों को हम झुटला नहीं सकते, और इन बातों को लेकर ही महिला को मेंटेनेंस की का अधिकार दिया गया था कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या आपके परिवार वालों के द्वारा, जैसे लड़कियों के होने पर या कुछ ऐसी कंडीशंस होने पर आपको घर से बाहर निकाला जाता है, तो आप यहाँ पर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो, मतलब उचित जीविका के साधन की मांग कर सकते हो। क्योंकि ये तो हम नहीं झुटला सकते कि पहले के समय में महिला एजुकेटेड भी नहीं होती थी, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, तो वह किसी भी प्रकार से अपने इनकम के सोर्सेस ढूंढ सके। आज की तारीख में तो महिला पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है, या यूं कहें कि पुरुषों को पीछे छोड़कर चल रही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें समय समय पर महिलाओं को, या यूं कहूँ कि सभी समाज के वर्गों को विभाजित कर दिया गया था कि आप अपने अधिकारों की मांग इस कानून के तहत कर सकते हो, आप अपने अधिकारों की मांग इस कानून के तहत कर सकते हो। लेकिन फिर भी हमने उनका दुरुपयोग किया। जैसे हिंदुओं को अधिकार दिया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत, जहां हिंदू विवाह, तलाक, पुनर्विवाह, संपत्ति, मेंटेनेंस या इस तरह के कोई भी अधिकारों की बात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कर सकते थे। साथ ही क्रिश्चियन विवाह अधिनियम की बात करें तो उसमें भी दिया 1972, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1972 के तहत क्रिश्चियनों को भी अधिकार दिया गया है कि आपके समाज या आपके समूह से जो भी संबंधित समस्याएं हैं, आप इस कानून के तहत उनको
उनमें अधिकार मांग सकते हो या उनको सोल्यूशन दे सकते हो। तो यहाँ पर क्रिश्चियन को दिया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना ट्रेडिशन होता है, हर व्यक्ति अपने अपने सिस्टम या रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को विभाजित कर दिया गया है। साथ ही मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937, इसमें मुस्लिमों को अधिकार दिया गया है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं आती हैं तो आप यहाँ पर मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 के तहत मांग कर सकते हो और आप अपने अधिकारों को उपयोग कर सकते हो। इस सब के बाद ये तो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल विवाह, कि जहाँ आपने अपनी स्वेच्छा से लड़के को पसंद किया, आपने अपनी स्वेच्छा से लड़की को पसंद किया या परिवार वालों के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में कहीं आप दोनों के बीच में तालमेल बिगड़ा या कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि जहां आपका साथ रहना संभव नहीं हुआ, तो आपने इन अधिकारों का उपयोग कर लिया। लेकिन अब कई जगह पर, जैसे हम बात करें कि नशे की हालत में या जबरदस्ती कर कर या कुछ बातें छिपा कर, जैसे कि लड़के या लड़की की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो विवाह करवा दिया, लड़के या लड़की की उम्र कम बहुत है या अधिक है तो झूठ बोलकर विवाह करवा दिया, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से मेंटल है लेकिन लड़की का विवाह करवा दिया, लड़के का विवाह करवा दिया, या कुछ ऐसी बीमारियां जो गुप्त हैं लेकिन आपने उनका खुलासा नहीं किया और विवाह के बाद वो बीमारियां खुल गई। तो इसका भी प्रावधान रखा कि आप यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1954 के आधार पर स्पेशल विवाह अधिनियम को संरक्षित किया गया। मतलब यहाँ पर आपको अगर इस प्रकार की आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो आप इसमें जाकर उनको सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ों का ध्यान रखकर आपको ये अधिकार दिए गए। और हाँ, यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि आपने विवाह कर लिया तो आप मेंटेनेंस पाने के लायक हो गए, मतलब मेंटेनेंस के तो अधिकारी हो ही आप क्योंकि आपने विवाह कर लिया। लेकिन उसमें भी फिर कंडीशंस रखी, मतलब इन अधिनियमों के अंदर आपको बाकायदा सारी चीज़ें मिलेंगी कि अगर आपका धोखे से विवाह किया गया है तो आपका विवाह शून्य हो जाएगा, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से कुछ चीज़ें छिपाकर आपका विवाह करवा दिया तो आपका विवाह शून्य करार कर दिया जाएगा, मतलब नल एंड वाइड, मतलब आपका विवाह माना ही नहीं जाएगा। आप फिर किसी भी प्रकार से आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरी तरीके से कि अगर आपने अपनी मर्जी से विवाह किया है, आपके घर वालों के द्वारा विवाह किया करवाया गया है, उसके बाद भी सब परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद भी अगर आपका तालमेल नहीं बन रहा है तो उसमें भी परिस्थितियों को ऐड किया गया है। कि अब बात करते हैं कि लड़का मतलब पुरुष अपनी पत्नी को नहीं रखना चाह रहा है या पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाह रही, या पारिवारिक विवाद के कारण पत्नी साथ नहीं रहना चाह रही, या पत्नी नहीं चाहती कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहूं। तो इन सारी छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इस लॉ को बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पत्नी कह दे कि मुझे अपने परिवार में नहीं रहना, बस मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, या पति ये कह दे कि मुझे अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना है, मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां कौन नहीं निभाना चाहता, पत्नी नहीं निभाना चाहती या पति नहीं निभाना चाहता, या उस जिम्मेदारी को ना निभाने की वजह क्या है, एडल्ट्री, लिविंग, पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध, या किसी के दबाव में आकर आपका विवाह करा देना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाता है और मेंटेनेंस दिया जाता है। और साथ ही अगर आपके बच्चे हैं तो उसकी कैटेगरी अलग होगी, बच्चे बालिग हैं, बच्चे नाबालिग हैं, या कई केसों में परिस्थितियां ऐसी देखने को मिलती हैं कि पत्नी हाउसवाइफ है, अपना पूरा परिवार संभाल रही है, पति जॉब करने के लिए बाहर गया, 8-10 साल बाद पति का ये कहना है कि नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, मतलब मुझे तो कोई पसंद आ गया और मैं विवाह कर रहा हूँ, या मैं अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पर भी कंडीशन दी गई है कि ऐसा नहीं है, पत्नी ने आपके घर को निस्वार्थ भाव से संभाला है तभी आप घर से बाहर निकलकर जॉब कर पाए,
तो यहाँ पर तभी आपके पास इनकम के सोर्सेज हैं। तो उसमें कह दिया गया है कि पत्नी को यहाँ पर आपकी आय का मतलब बराबरी का हक मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पत्नी आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके माता पिता की जिम्मेदारी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी पत्नी ने बराबर संभाली, तभी आप बाहर जाकर कार्य कर पाए। तो मतलब विधि के द्वारा तो संपूर्ण चीजें आपको पूरी ध्यान में रखकर आपको मेंटेनेंस का निर्धारण किया गया था, लेकिन आपके द्वारा उन चीजों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया ये हमारे सामने है। और ये इसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पर लगता है कि पति या पत्नी मेंटेनेंस पाने के हकदार हैं, लेकिन उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिल पाता। पति भी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, लेकिन हमारे समाज में कई लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि जहां सच में पति कैपेबल नहीं है और पता चलता है कि पति के द्वारा ही पत्नी को पढ़ा लिखा कर कैपेबल बनाया गया। पत्नी इनकम करने लगी, उसे कोई और पसंद आ गया, पत्नी के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया, पत्नी उस पति को छोड़कर चली गई। तो ऐसी परिस्थिति में पति भी जिस प्रकार, जैसे पति बाहर गया और पत्नी ने घर संभाला, तो पति की संपत्ति पर या पति की इनकम पर पत्नी का हक है। उसी प्रकार अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पति के द्वारा उसकी एजुकेशन पर खर्च किया गया, अपना घर परिवार संभाला गया, अपने बच्चे संभाले गए, तो यहाँ पर पति भी पत्नी की आय का बराबर का हकदार बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि मेंटेनेंस का निर्धारण करते समय हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा गया है, और यहाँ पर किसी के साथ अन्याय ना हो इस बात का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन मैंने फिर वही कहूँगी कि हमने इसको किस प्रकार से बना दिया कि आज ये स्थिति ऐसी आ गई है कि ऐसा लगने लगा है कि मेंटेनेंस महिलाओं के लिए मासिक आय का साधन बन गया है, और वास्तविकता है, इस बात को हम झुटला नहीं सकते। और ऐसे में जो महिलाएं स्ट्रगल पर खड़ी हैं वो सच में स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि वो इस तरह से अपने पक्ष को नहीं रख पाती, या सामने वाले के द्वारा उनके सामने इस तरह के कटाक्ष कर दिए जाते हैं कि वो आगे बढ़कर अपने अधिकार की मांग नहीं करती। तो यहाँ पर हर समाज, हर समुदाय के लिए मेंटेनेंस की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। साथ ही महिला और पुरुष को दोनों को हक है, मतलब विवाह के बाद पत्नी भी पति से मेंटेनेंस ले सकती है, ये सबको मालूम है, लेकिन पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। ये कम लोग समझते हैं इस बात को, या अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये जुमले भी कस दिए जाते हैं कि वो अपनी पत्नी की कमाई खाएगा। तो आज के समय में ये बात कहीं भी मैटर नहीं रखती, क्योंकि अगर पति के द्वारा सपोर्ट किया गया है, कैपेबल बनाया गया है, या वैवाहिक बंधन में बंधे हैं और उसके पास जीविका का उचित साधन नहीं है, वह अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है, तो वो पूर्ण अधिकार रखता है कि वह अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग करे। ये हमारा कानून है कि यहाँ पर पति पत्नी का विवाह मतलब एक दूसरे की संपूर्ण जिम्मेदारी दोनों के ऊपर होती है, एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी में मतलब ये चीज भी आती है कि अगर एक व्यक्ति अच्छा खासा विलासिता का जीवन जी रहा है पति और पत्नी में से, तो और दूसरा व्यक्ति के पास उचित जीविका के साधन नहीं है, कि जहाँ उसको जीवित रहना भी संभव नहीं है, उसके पास ऐसे साधन नहीं है, तो यहाँ पर जो विलासिता का जीवन जी रहा हो, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, उसे अपने दूसरे पार्टनर के लिए उचित जीविका के साधन उपलब्ध कराने होंगे। तो आज हमने कोई भी केस डिस्कस नहीं किया, आज हमने सिर्फ मेंटेनेंस पर डिस्कस किया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी को लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।